हेलो स्टूडेंट, बेटा अभी आपका जो फिज़िक्स का फुल फाउंडेशन 20 डेट को हुआ था, ठीक है ना। मतलब पिछले डे में आपका ये पेपर कंडक्ट किया गया है। तो अब उसको मैं पूरा का पूरा फुल डिस्कशन यहाँ पर वीडियो के थ्रू करूँगा, ठीक है। यहाँ एक बच्चे ने जो है कि प्रॉपर तरीके से लिखा हुआ है, उसी पेपर को लेके मैं यहाँ डिस्कस करूँगा और उसने भी जहाँ जहाँ मिस्टेक की हुई है उस पर भी पॉइंट आउट करूँगा, ठीक है बेटा जी। तो यहाँ पर उसका पेपर देखो, यहाँ पर आपको शो हो रहा होगा और साथ में क्या है, क्वेश्चन पेपर भी सामने रखा है मैंने, ठीक है ना। और राइट साइड में मैं डिस्कस करूँगा। तो पहले आपका है डिफाइन द स्टॉपिंग पोटेंशियल। जिसमें लिखा है नेगेटिव पोटेंशियल एट विच फोटो इलेक्ट्रिक करंट बिकम्स जीरो, ठीक है। तो आपने कहा कि ये जो आपका स्टॉपिंग, पहले की बात करें तो आपकी क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल की अगर बात करते हो तो आप क्या लिखते हो कि नेगेटिव पोटेंशियल एट विच फोटो इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है ना, बिकम्स जीरो, ठीक है ना। आई थिंक मेरी बात समझ पा रहे हो। और ई वी नॉट इक्वल टू होता है 1/2 एम वी मैक्स स्क्वायर। ये इसको लिखो या ना लिखो कोई प्रॉब्लम। ई वी नॉट क्या आपका है, मैक्सिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टॉप द इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। वो किसके बराबर है, 1/2 एम वी मैक्स के स्क्वायर है। तो पहला क्वेश्चन आपका हो गया। अगर हम दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखो ध्यान से। व्हाट इज़ द कंडीशन फॉर व्हीटस्टोन ब्रिज, है ना, टू मोस्ट सेंसिटिव। तो अगर हम दूसरे की बात करें, लिखो फॉर मोस्ट सेंसिटिव क्या होगा, डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर इज जीरो, ठीक है ना। नो डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर, नो डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर। इट मीन्स अगर रेजिस्टेंस की बात करो तो P/Q इक्वल टू R/S, ठीक है ना। जैसे आप बनाते हो सर्किट, ऐसे बनाते हो आप, देखो सॉरी, ठीक है ना। एक ऐसे होता है सर्किट आपकी, यहाँ एक रेजिस्टेंस होता है, यहाँ एक रेजिस्टेंस होता है, एक रेजिस्टेंस यहाँ होगा, एक रेजिस्टेंस यहाँ होगा, यहाँ पर क्या बैटरी आपकी लगी होगी, ठीक है बेटा जी, है ना। ये P होगा, ये Q होगा, ये R होगा, ये क्या होगा, S होगा। तो P/Q इक्वल टू R/S। तो यहाँ डिफ्लेक्शन क्या होगा, यहाँ इसमें डिफ्लेक्शन, नो डिफ्लेक्शन होगा, ठीक है बेटा जी। ये कंसेप्ट आपका आ गया, जिसको इसने लिखा भी गया है। तो जो बैलेंस कंडीशन होती है वही, उसी को हम क्या बोलते हैं, आपका मोस्ट सेंसिटिव कंडीशन, ठीक है बेटा जी। अब अगला क्वेश्चन क्या आपका है, कह रहा है कि यहाँ पर देखो ध्यान से, ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर ट्रांसवर्स इन नेचर, हो गया यस। अच्छा, अब कह रहा है डिफाइन द वर्क फंक्शन, है ना। तो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू प्रोवाइडेड एन इलेक्ट्रॉन टू पुल इट आउट ऑफ द मेटल फ्रॉम द सरफेस, है ना। इसने लिखा है वर्क फंक्शन द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस, है ना। मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को, तीसरा क्या है, मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए जो क्या है, मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, उसे क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन। सिंपल सी बात है, ठीक है बेटा जी। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन क्या है, टेस्ला इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब यहाँ पर दिया है कि भाई रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज R, इफ द लेंथ ऑफ द वायर इज डबल्ड देन इट रेजिस्टेंस विल बी। इसमें क्या है, बच्चे बड़ा कंफ्यूज रहते हैं कौन सा क्वेश्चन आपका है। इसमें देखो इसने क्या किया, 2R लिखा है, सही है। इसके अगर आपको आता है तो आप 2R ले सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि R इज इक्वल टू क्या होता है, ρL/A होता है, ठीक है बेटा जी। और अगर आपने क्या किया, लेंथ को आपने डबल कर, R1 था, ये आपका R2 है, लेंथ को आप डबल कर रहे हो, 2L/A हो जाएगा।
क्या होगा 2 रो L अपॉन A हो जाएगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा R2 इक्वल टू 2R1, ठीक है ना। अच्छा, बच्चे कभी कभी सोचते हैं कि हम यहाँ पर लेंथ को क्या कर देंगे, अगर डबल कर रहे हैं तो एरिया में क्यों नहीं चेंज हो रहा है, क्योंकि जब यहाँ लिखा होगा कि हमने वायर को स्ट्रेच किया, जब आप वायर को स्ट्रेच करोगे तब लेंथ में इंक्रीमेंट होगा और साथ साथ में एरिया का भी चेंज होगा। यहाँ पर सिर्फ इन्होंने क्या कहा है कि आपका रेजिस्टेंस को आपने डबल कर दिया, मतलब एक वायर आपके हाथ में है, उसमें ला करके बाहर से दूसरा वायर भी आपने जोड़ दिया, तो उसकी लेंथ क्या हो गई, डबल हो गई। मतलब आपने उसके वॉल्यूम जो उसके एरिया में कोई चेंज आपने नहीं किया, तब के लिए आंसर आपका हाँ। ये बोल देता कि अगर एक वायर है जिसको हमने स्ट्रेच करके उसके लेंथ को डबल कर दिया, तब जा करके एरिया को A/2 करके सॉल्व करते, तो आपका आंसर 4 आ रहा था। ठीक है बेटा। ये बोल रहा है कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ हाउस होल्ड सप्लाई, पता है इंडिया में कितना होता है, 50 हर्ट्ज होता है, और अमेरिका में कितना होता है, 60 हर्ट्ज होता है। पता आपको है, इंडिया की बात किया हो तो 50 हर्ट्ज होगा। ठीक है बेटा जी। तो क्या बोला ये, द मोमेंटम ऑफ फोटॉन P, द करस्पॉन्डिंग वेव लेंथ इज, ठीक है ना। आपको पता है कि वेव लेंथ क्या होता है, लैम्डा इक्वल टू क्या होता है, h अपॉन P, ठीक है ना। बच्चे ने सही लिखा है, ये भी इसका तो सही है, h अपॉन P करके लिखा है इसने, ठीक है, करेक्ट। अच्छा, अगला देखो क्या है, कह रहा है कि चार्ज रिसाइड्स ओनली ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द चार्ज कंडक्टर। यस, अगर क्या है, चार्ज कंडक्टर आपका है तो चार्ज कहाँ रिसाइड्स, अगर बाहर से आप चार्ज सप्लाई करोगे तो उसके सरफेस पे चार्ज आएगा। ठीक है बेटा जी, आई थिंक मेरी बात समझ पा रहे हो आप। अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या है, इन फॉरवर्ड बायस द विड्थ ऑफ द डिप्लीशन लेयर इन अ PN जंक्शन इज, क्या है, फॉरवर्ड बायसिंग करोगे तो करंट फ्लो करना शुरू कर देगी और उसकी विड्थ क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। ठीक है बेटा जी, आई थिंक मेरी बात आप समझ गए। अब बेटा हम लोग सेक्शन B कर लेते हैं, देखो ध्यान से, क्या है सेक्शन B में, कैलकुलेट द कूलम फोर्स बिटवीन द 2 अल्फा पार्टिकल्स सेपरेट बाय अ डिस्टेंस इतना, ठीक है ना। अब अल्फा पार्टिकल पर चार्ज कितना होता है, 2E होता है। तो अगर हम इसको सेक्शन B देखते हैं, ये आपका सेक्शन क्या है, B है, इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। अल्फा पार्टिकल पर चार्ज कितना होगा, +2E होता है। ये 2 इंटू क्या होगा, 1.6 इंटू 10 टू पावर क्या हो जाएगा, -3, ठीक है ना, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3.2 इंटू 10 टू पावर वॉट, -19, ये हो जाएगा। अल्फा पार्टिकल पर ही अल्फा पार्टिकल चार्ज हो जाएगा। अब एक अल्फा पार्टिकल यहाँ A पर है, दूसरा कहाँ है, अल्फा पार्टिकल कहाँ है, B पर है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आपको दिया हुआ है कितना, 3.2 इंटू 10 टू पावर -15 दिया हुआ है, ठीक है ना। इसमें क्या होगा, रिपल्सन होगा, एक अल्फा पार्टिकल यहाँ, एक यहाँ, इनमें रिपल्सन होगा। इस पर कितना चार्ज है, +2E, इस पर भी कितना चार्ज है, +2E। तो फोर्स ऑफ रिपल्सन क्या होगा, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, K क्या होता है, Q1 Q2 बाई R²। K की वैल्यू क्या होती है, 9 इंटू 10 टू पावर 9 इंटू Q1 की वैल्यू क्या है, 2E आपका, ये 3.2 इंटू 10 टू पावर -90 इंटू 3.2 इंटू 10 टू पावर -19 अपॉन R² में 3.2 का होल स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है ना। 3.2 इंटू 10 टू पावर -15 का होल स्क्वायर करेंगे। ठीक है बेटा जी, आई थिंक आप समझ गए मेरी बात को। सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है ना, इसका स्क्वायर करके हो जाएगा -30, ऊपर लेके जाएंगे, 3.2 का होल स्क्वायर करेंगे। अगर चाहो तो करके दिखा दें आपको, यहाँ से 3.2 यहाँ कटेगा, यहाँ बचेगा 3.2, 10 टू पावर -30 कहाँ चला गया, ऊपर हो जाएगा +30। ठीक है बेटा जी, यहाँ एक 3.2 बचेगा, और ये 3.2 मैं यहाँ कट कर दिखाता हूँ, देखो ध्यान से। यहाँ 3.2 का स्क्वायर है, तो ये 3.2 यहाँ से कट जाएगा, ये यहाँ से कट जाएगा। यहाँ कितना बचेगा, 10 टू पावर -30 ऊपर जाएगा, तो क्या बन जाएगा, 10 टू पावर +30। सबको सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ 9 है, 19 है, ये 19 है आपका, 9 कितना हो जाएगा तुम्हारा, तो हो जाएगा 28, यहाँ हो जाएगा 30 पॉइंट आएगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा आपका 90 न्यूटन। अब फोर्स कैसा होगा, रिपल्सिव होगा। ठीक है जी, ये आपका ये क्वेश्चन आपने ऐसे सॉल्व करना। ठीक है बेटा जी, आई थिंक समझ गए मेरी बात। अब अगला क्वेश्चन क्या पूछा आपसे है कि डिफाइन इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ठीक है ना, इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या है, ठीक है ना, तो इसको कैसे पॉइंट आउट करोगे आप कि अपोजिशन ऑफर्ड by
inductor to flow of AC is called a position offered by inductor to flow of AC is called इंडक्टिव रिएक्टेंस। ठीक है, और फिर साथ में उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है आपका, तो जो इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होता है, एक्स एल इक्वल टू क्या होता है आपका, ओमेगा एल होता है। ठीक है बेटा जी, आप कहोगे फॉर हाई फ्रीक्वेंसी, अगर फ्रीक्वेंसी आपकी हाई होगी तो ओमेगा क्या होगा, ज़्यादा होगा, और ओमेगा अगर ज़्यादा होगा तो व्हाट हैपन हियर, तो एक्स एल की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी, और एक्स एल की वैल्यू ज़्यादा होगी, इसका मतलब क्या होगा, ठीक है ना, एक्स एल की मतलब क्या होगा, फॉर हाई फ्रीक्वेंसी पे क्या देख रहे हो आप, एक्स एल की वैल्यू क्या होगी, बढ़ गई, और अगर एक्स एल की वैल्यू बढ़ गई तो इसका मतलब अपोजिशन सबसे ज़्यादा होगा, उस टाइम पे आपकी जो सर्किट होगी बिहेव एज क्या है, ओपन सर्किट। ठीक है ना, सर्किट बिहेव एज क्या है, ओपन सर्किट। मतलब आपने कहा कि जैसे आपका इंडक्टेंस बढ़ा, फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, और फ्रीक्वेंसी के बढ़ने की वजह से क्या हुआ, ये जो आपका सर्किट क्या होगी उस टाइम पे, ओपन सर्किट मानी जाएगी। अच्छा, सेकंड चीज इसमें क्या आएगा, फॉर लो फ्रीक्वेंसी, अगर फ्रीक्वेंसी बहुत छोटी है तो क्या होगा, एक्सएल बहुत छोटा होगा, अपोजिशन बहुत कम होगा, यानी अपोजिशन बहुत कम हुआ तो मतलब क्या हुआ, अपोजिशन कम हुआ तो पूरी की पूरी करंट फ्लो कर जाएगी, तो जो सर्किट होगी बिहेव एज अ शॉर्ट सर्किट। सर्किट इसमें क्या है, देयर इज नो अपोजिशन, इसका मतलब इट बिहेव एज अ क्या है, शॉर्ट सर्किट। तो ये तो आपने डिफाइन कर दिया। एक ऐसे आपका क्या आएगा, तुम्हारा कैपेसिटिव रिएक्टेंस आएगा, कैपेसिटिव क्या होगा, अपोजिशन, ठीक है ना, ऑफर्ड बाई क्या चीज, कैपेसिटर टू फ्लो ऑफ एसी। ठीक है ना, इसका जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होगा, एक्स सी इक्वल टू क्या होगा, 1/, एक्स सी इक्वल टू क्या होगा, 1/, ओमेगा सी। ठीक है बेटा जी, अगर इसकी बात करें कि हाई फ्रीक्वेंसी पे क्या होगा, एट हाई फ्रीक्वेंसी, है ना, तो एक्स सी बहुत क्या होगा, छोटा होगा। एक्स सी छोटा होने का मतलब क्या हुआ, एक्स सी कब छोटा होगा, जब फ्रीक्वेंसी आपकी बहुत ज़्यादा होगी तो क्या होगा, एक्स सी छोटा हो जाएगा, और एक्स सी अगर छोटा होगा तो अपोजिशन कम हो जाएगा, उस टाइम पर क्या है, सर्किट बिहेव एज ओपन शॉर्ट सर्किट, पूरी करंट फ्लो कर जाएगी। अपोजिशन ही क्या हुआ, जब कम हुआ तो पूरी की पूरी क्या है, तो ये आपका सर्किट बिहेव एज शॉर्ट सर्किट। ठीक है ना, और अगर क्या होगा, एट लो फ्रीक्वेंसी, तो एक्स की लो फ्रीक्वेंसी का मतलब ओमेगा बहुत छोटा होगा तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, बड़ी होगी, एक्स सी बहुत क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। एक्स सी बड़ा हो जाएगा तो करंट फ्लो कर ही नहीं पाएगी, तो आपका अपोजिशन जो है मैक्सिमम हो जाएगा, तो बिहेव एज सर्किट बिहेव एज ओपन सर्किट, क्या होगी तुम्हारी, ओपन सर्किट। जितना आप लिख दोगे इस तरीके से तो पूरा नंबर आपको मिलेगा। ठीक है बेटा जी, आई थिंक मेरी बात समझ गए आप। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, डिफाइन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, राइट एन एक्सप्रेशन। अब यहाँ पर आप देखो क्वेश्चन नंबर जो भी आपका है कौन सा है, बी का जो सी तीसरा क्वेश्चन देखो, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव्स। ठीक है ना, इसको अगर डिफाइन करना है तो आप क्या करोगे, आप यहाँ लिखोगे इलेक्ट्रो मैग्नेटिक waves are formed
when electric field and magnetic field comes आएगा ना, comes in contact with magnetic field। जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आपस में कांटेक्ट में आते हैं तब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फॉर्म होती है, ठीक है ना। और आप लिखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू, इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ waves are mutually perpendicular to each other, ठीक है ना। अगर आपके पास क्या है, ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव, ये क्या आती है आपकी है इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इधर क्या होगी आपकी बेटा, इधर आपकी मैग्नेटिक फील्ड होगी, ठीक है। वेव की इधर वेलोसिटी है। तो इस प्रकार से वेव का, इस प्रकार से आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को आपने डिफाइन कर दिया प्रॉपर तरीके से, और साथ में लिखना आपको मैथमेटिकल फार्मूला। तो स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है, स्पीड ऑफ सी इक्वल टू क्या होगा आपका, देखो सी इज इक्वल टू 1/√μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट। ये है मैथमेटिकल फार्मूला ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। इस तरीके से पूरा प्रॉपर तरीके से आप उसको डिफाइन करोगे। और सी की वैल्यू क्या होगी, निकाला जाए वैल्यू पुट करके μ0 एप्सिलॉन नॉट क्या होगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इन वैक्यूम। ऐसे इस तरीके से पूरा प्रॉपर लिखोगे तो आपको पूरा नंबर मिलेगा, ठीक है बेटा जी। अब क्वेश्चन बोल रहा है ये कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट ऑफ 10 एम्पियर पर सेकेंड इंड्यूसेस एन EMF कितना 10 मिली वोल्ट इन अ सोलेनॉइड, व्हाट इज द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनॉइड, ठीक है बेटा जी। तो इंड्यूस EMF का फार्मूला क्या होगा, कौन सा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर आपका 5। तो इसको मैं रफ करता हूँ, ये आपका क्या बनेगा, क्वेश्चन नंबर क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा 5, ठीक है। क्या बोल रहा है ये देखिए, तो जो आपका इंड्यूस्ड EMF होता है, ठीक है, ये क्या होता है बेटा जी, -L di/dt, ठीक है बेटा जी। अगर इसको हम न्यूमेरिकली दिखाना चाहें तो सिंपल क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, सिंपल हो जाएगा E इज इक्वल टू L di क्या है dt, ठीक है बेटा जी। आपसे L की वैल्यू पूछ रहा है, सेल्फ इंडक्टेंस क्या होगा, L इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका di, ऐसे हो जाएगा EMF कितना E/di/dt, ठीक है बेटा जी। अब E की वैल्यू कितनी दी गई है 100 मिली वोल्ट, एंड 100 मिली वोल्ट को वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे 10⁻³ आ जाएगा, अपॉन रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट कितनी दी गई बेटा जी 10 एम्पियर दी गई है, 10 दिया गया है, ठीक है। यहाँ से इसे कट करो, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 10 × 10⁻³, ठीक है ना, यह आ जाएगा हेनरी, या तो आप इसे बोलोगे 10 मिली हेनरी, है कि नहीं बेटा जी। बेटा अगला क्वेश्चन क्या है, देखो द रेशियो ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ 2 वेव्स प्रोड्यूसिंग इंटरफेरेंस पैटर्न 1:4, फाइंड द I max to I minimum, है ना बेटा जी। तो देखो इसे कैसे करेंगे, आपको पता है फॉर्मूला, I max अपॉन I minimum, I max अपॉन I minimum इज इक्वल टू क्या होता है A1 + A2 का होल स्क्वायर अपॉन A1 - A2 का होल स्क्वायर,
ये नहीं बेटा जी, वैल्यू पुट करेंगे, है कि नहीं है। अब आपको पता है कि ये कितना रेशियो उसका है, 1:4 है कि नहीं है। तो A1 को हम बिल्कुल A1 रहने देंगे, यानी A1 + 4A1 कर देंगे, इसको 4 टाइम कर दिया। यहाँ क्या आ जाएगा, A1 - 4A1, मैंने इसका भी स्क्वायर किया और इसका भी स्क्वायर कर दिया, ठीक है ना। सॉल्व किया अगर हमने ऊपर रख करके, तो क्या आ जाएगा तुम्हारा 5A1 का स्क्वायर, यानी 25A1 का स्क्वायर अपॉन 9A1 का स्क्वायर कट जाएगा। तो क्या आ जाएगा आपको, बोलो जी, I मैक्स अपॉन I मिनिमम इज इक्वल टू क्या आएगा, 25/9। ठीक है ना। और एक कंसेप्ट और आता है फ्रिंज विजिबिलिटी, दिया है ना कि एंड फ्रिंज, तो यहाँ लिख लो आप लोग, पूछा हुआ है क्वेश्चन आपका कि फ्रिंज विजिबिलिटी क्या होती है, I मैक्स - I मिनिमम अपॉन I मैक्स + I मिनिमम, ठीक है ना। I मैक्स अपॉन 25 - 9 अपॉन 25 + 9 करके सॉल्व करोगे तो आप क्या निकल जाएगी, फ्रिंज विजिबिलिटी भी आपको निकल जाएगी। ठीक है बेटा जी, ये क्वेश्चन हुआ। अब अगले क्वेश्चन पे आते बेटा। देखो अगला क्वेश्चन क्या इन्होंने दिया है, एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सीलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस 1000 वोल्ट, ठीक है ना। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। अगर मान लो यहाँ पर आपके पास क्या है, एक पोटेंशियल में कितना इलेक्ट्रॉन कर रहा है, बोलो एक्सीलरेट कर रहा है, बोलो जी, ये इलेक्ट्रॉन है ना। और कितना पोटेंशियल आपका है, 100 वोल्ट का पोटेंशियल, 1000 वोल्ट का पोटेंशियल है, इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेट करना शुरू किया, ठीक है ना। इसके ये जो काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा, कितना करेगा वो, ध्यान से देना, ये आपका E × V क्या होगा, इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv², ठीक है ना। ये आपका V है, मतलब पोटेंशियल है, ठीक है। तो यहाँ से बोलो V कितना होगा, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर रूट निकालेंगे, तो क्या आ जाएगा, देखो यहाँ से 2eV अपॉन क्या आ जाएगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर यहाँ रखा जाए इस पर वैल्यू को, ध्यान देना, तो क्या आएगा, 2 × 1.6 × 10⁻, क्या आ जाएगा, -19 इंटू आ जाएगा तुम्हारा 100 अपॉन क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 × 10⁻31 kg, ठीक है ना। तो अगर हम सिर्फ √2.16 अपॉन 9.1 को पूरा का पूरा सॉल्व करते हैं, है ना, तो इसकी वैल्यू जो आपको मिलती है रूट के साथ, याद किए 0.592, है ना, इंटू, देखो रूट में क्या आ जाएगा, इधर कितना 10⁻⁻19 10⁻2 है, तो 10⁻⁻19 इंटू 10⁻ आपका 2, और ये ऊपर जाएगा 10⁻ जाएगा तुम्हारा 31, 31 2 33 हो जाएगा। और 33 में से अगर 19 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा बेटा जी, 14 आएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 0.592 इंटू रूट में क्या आ जाएगा, 10⁻ क्या आ जाएगा तुम्हारा 14 आ जाएगा। और इस 10⁻14 क्या ले सकते हैं बोलो जी, 10⁻7 का होल स्क्वायर। ये रूट में आएगा तो रूट से 2 स्क्वायर हट जाएगा, कितना आ जाएगा 0.592 टू 10⁻ क्या आ जाएगा 7 मीटर पर सेकेंड अप्रॉक्स। तो आई थिंक इतना स्पीड बन जाएगी इलेक्ट्रॉन की, अगर आपने क्या है 1000 वोल्ट के अंदर क्या किया, उसको एक्सेलरेट किया तो, ठीक है बेटा जी। अच्छा बेटा, यहाँ पर जो वैल्यू दी गई है आपको 1000 दी गई ना, 1000, तो हमने 100 लिख दिया ना, यहाँ आप लोगों के 1000, ठीक है ना। इसको आप सही कर लेना, यहाँ पर 10⁻ क्या आएगा, यहाँ पर 10⁻ यहाँ आएगा ये 3 आएगा, ठीक है ना। आई थिंक समझ गए ना, 10⁻3 आएगा। और जब इसको आप सॉल्व 10⁻14 आ ही जाएगा, नो प्रॉब्लम ये, ठीक है ना। और यहाँ पर सॉल्व करोगे इसको, ऐसे कर लो, ऐसे करोगे तो काम सही पड़ेगा। ये देखो, इसको वैल्यू पुट करो, यहाँ पर कर लो ना, क्योंकि वहाँ पर आप भूल गए थे ना करना रखना। तो अब जो ये आप करोगे यहाँ पर, तो ये आपका आएगा 3.2, है ना, इंटू, ठीक है ना,
अपॉन ये 9.1 जो करते हो, और इसे करोगे क्या, इसको ऊपर ले जाओगे और यहाँ पर क्योंकि क्या है 10⁻³ है ना, देखो 10⁻−19 है इंटू 10⁻, क्या है आपका ये 3 है, इसको ऊपर ले जाओगे 10⁻, ये +31 माना जाएगा, ये है कि नहीं बेटा जी। सॉल्व करो इसको, कितना आ जाएगा, देखो यहाँ से आ जाएगा ये 3.2 अपॉन 9 इंटू ये 31 है, 3 है, तो हो जाएगा तुम्हारा कितना, ये हो जाएगा 10⁻, क्या हो जाएगा तुम्हारा, हो जाएगा सिंपल 15 आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से क्या करोगे, अगर चाहो यहाँ से जीरो एक पॉइंट अगर हटाओ तो यहाँ हो जाएगा 14, ये अंदर क्या आ जाएगा 332 अपॉन 9.2 हो जाएगा ये, बोलो बच्चा जी, और इंटू क्या हो जाएगा 10⁻, ये 14 हो जाएगा। ये सॉल्व करोगे तो कितना, 9 है नीचे ना, ऊपर 32 है, तो लगभग क्या आ जाएगा, सॉल्व करोगे तो आ जाएगा तुम्हारा 1.875 इंटू, और ये 10⁻ क्या है, रूट में है ना आपका, तो आपका 7 का होल स्क्वायर कर दोगे, इसका ऐसे रूट करोगे, ये जाकर आएगा 1.87 इंटू 10⁻, क्या आ जाएगा 7 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। वो आपको ये वैल्यू वहाँ पर हमने 100 रखा था, लेकिन यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर आपको दिया है क्वेश्चन में 1000 दिया है, तो आप उसको सही करना होगा, ठीक है बेटा जी। अगला क्वेश्चन क्या था कि नो टू इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स कैन क्रॉस ईच अदर, एक्सप्लेन द डायग्राम, ठीक। तो आप बिल्कुल सब बच्चे ने सही किया हुआ है। उसने क्या है, मान लीजिए एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये है, दूसरी क्या है, ये है, यहाँ पर क्या है, आप कहोगे सर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड में मिलता है, यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ हम यहाँ करेंगे और एक टेंजेंट ड्रॉ हम यहाँ करेंगे, तो एक ही पॉइंट पे क्या होगी, आपको 2 इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मिल जाएगी, जबकि एक ही पॉइंट पर एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, है ना। यहाँ पर अगर आपने क्या किया, इंटरसेक्ट करा दिया, तो एक ही पॉइंट पे 2 इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी, दोनों की डायरेक्शन आपको वहाँ दिखने लगेगी, ठीक है बेटा जी। इसीलिए हम कहते हैं कि 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आपस में इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। अब बेटा क्वेश्चन पूछा है कि यहाँ पर व्हाट इज द सेल्फ इंडक्टेंस एंड इट्स SI यूनिट। बच्चे ने क्या है, सेल्फ इंडक्शन को डिफाइन किया हुआ है, डिफाइन ठीक किया हुआ है, फार्मूला भी इसने ठीक लिखा हुआ है। बस अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको थोड़ा सा क्या है कि आपने सेल्फ इंडक्शन यहाँ डिफाइन कर दिया, नो प्रॉब्लम, ठीक है बेटा जी। फिर आप यहाँ लिखोगे कि भाई जो फ्लक्स है वो करंट के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो आप यहाँ लिखते हो फाई इज इक्वल टू क्या लिखते हो, LI, ठीक है बेटा जी। तो ये पॉइंट आउट आपको करना पड़ेगा, और फिर L इक्वल टू क्या होगा तुम्हारा फाई अपॉन I, ये फार्मूला भी यहाँ पॉइंट आउट कर दोगे तो नंबर आपको पूरा मिलेगा, डिफाइन करो, ठीक है बेटा जी। और इसकी SI यूनिट लिखा है इसने है, वेबर पर एम्पियर सही है, हेनरी में आएगा, नो प्रॉब्लम, ठीक है बेटा जी। आई थिंक ये बात कर देखो बच्चे ने किया है। लॉरेंज फोर्स क्या है, ये से डिफाइन किया, लॉरेंज फोर्स क्या है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड को यहाँ इसने कंबाइन किया हुआ बेटा जी, ध्यान देखना ये, ठीक है ना। इस बच्चे ने भी यहाँ पर इसको प्रॉपर तरीके से यहाँ पर कंबाइन किया है, देखो QU प्लस QE क्या इलेक्ट्रिक फोर्स है, QV क्रॉस B क्या है, ये आपका मैग्नेटिक फोर्स है, दोनों को उसने कंबाइन किया, ये आपका रिजल्ट आया, ठीक है बेटा जी। तो बेटा इसको क्या लिखना था, इधर देखिए आपने कहा कि FE जो होगा, है ना, ये क्या होगा, नेट फोर्स क्या होगा, FE प्लस FB, ठीक है ना। ये आपका Q इंटू E हो जाएगा, और प्लस ये क्या होगा, QV क्रॉस B हो जाएगा। तो अगर आपने क्या किया, Q को कॉमन कर लिया, है ना बेटा जी, ये ठीक है, आपने बच्चे ने सही लिखा है, नो प्रॉब्लम। तो Q को कॉमन कर लिया था, Q कॉमन हुआ तो क्या हो जाएगा तुम्हारा E प्लस क्या होगा V क्रॉस B, ठीक है बेटा जी। और आप चाहो तो इसको VB साइन थीटा के फॉर्म में भी आप पॉइंट आउट कर सकते हो, आई थिंक मेरी अगर मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखोगे तो, ठीक है बेटा जी। तो ये आपका लॉरेंज फोर्स ठीक है, इसने डिफाइन किया है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब बेटा यहाँ क्या पूछा है, एवरेज वैल्यू और RMS वैल्यू के बारे में, ठीक है ना, एवरेज वैल्यू और RMS वैल्यू, ठीक है ना। तो आपको पता है एवरेज वैल्यू का एक कंप्लीट साइकिल में क्या है, इन अ कंप्लीट साइकिल एवरेज वैल्यू ऑफ AC क्या होगा, ठीक है ना। आप क्या बोलो, क्वेश्चन नंबर 10 आपका अगर है तो आप क्या बोलोगे, इन अ कंप्लीट साइकिल, एक सेकेंड, इन कंप्लीट साइकिल ऑफ AC, ठीक है ना, जो एवरेज वैल्यू ऑफ I होगा वो 0 होता है, और जो RMS वैल्यू होता I RMS होता है ना,
उसकी वैल्यू क्या होती है, पीक करंट अपॉन √2, ये उसकी वैल्यू होती है। ठीक है ना, मतलब आप कंप्लीट साइकिल में एवरेज वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, बट पीक वैल्यू 0 नहीं होती है। क्या होती, सॉरी, एवरेज वैल्यू 0 होती है, लेकिन जो RMS वैल्यू होती है, कौन सी वैल्यू, RMS, IRMS, वो IM अपन क्या होती है, √2 होती है। इसको प्रॉपर तरीके से आपको पॉइंट आउट करना होगा। ठीक है बेटा जी, बच्चे ने ठीक लिखा है, बस फार्मूला आपको यहाँ पॉइंट आउट करना था। ठीक है बेटा जी, अब अगले क्वेश्चन में, अब बेटा देखो सेक्शन सी में हम आते हैं, एस्टेब्लिश द रिलेशन बिटवीन द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड करंट। बच्चे ने बिल्कुल सही लिखा है, यहाँ इसका डेरिवेशन बिल्कुल करेक्ट है, बट प्रॉब्लम है कि इन्होंने डायग्राम नहीं बनाया है, तो इस पर फोकस करो आप लोग। मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि आपने जो यहाँ पॉइंट आउट किया हुआ है, सॉरी, जो यहाँ पर आपने क्या है, देखो ध्यान से, जो आपने यहाँ पर पॉइंट आउट किया है कंसेप्ट को देखो ध्यान से। तो बेटा मैं कहता हूँ कि जिसे आपने यहाँ लिखा है, N लिखा है, A लिखा है, L लिखा है, इसके बारे में जानकारी आपको देनी पड़ेगी, A क्या है, L क्या है ना, और जो पोटेंशियल डिफरेंस आप लगाते हो वो क्या है। तो आप यहाँ पर पॉइंट आउट करोगे, यहाँ पर आपके पास क्या है, एक कंडक्टर होगा, ठीक है ना, एक आपके पास यहाँ आपको बनाना होगा, कंडक्टर बनाना होगा ऐसे, ठीक है, बना करके फिर आपको दिखाना, इनके बीच का डिस्टेंस क्या लेना होगा, सिंपल L लेना होगा, और इसमें जो बैटरी लगाओगे आप, V बैटरी लगाओगे, दिखाओ ठीक है जी, आई थिंक, और इसमें इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी आप लोगे, है ना, करंट के अपोजिट लो, करंट यहाँ जाएगी राइट साइड में, ठीक है ना, और इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगी उसे क्या बोलोगे, कैपिटल E से दिखाओगे। ठीक है ना, जब आप दिखा लोगे इसके बाद फिर आगे कंटिन्यू करोगे, फिर जाके आपकी प्रॉब्लम क्या है, सही होगी। अदरवाइज क्या है कि सब, अगर आपने डायग्राम नहीं दिखाया तो फिर आपका क्वेश्चन क्या है, नंबर्स आपके कम होते हैं। ठीक है बेटा जी, तो कंसेप्ट ठीक है, नो प्रॉब्लम, आपने डिफाइन भी किया यहाँ पर। ठीक है बेटा जी, ठीक है, डायग्राम दिखा के फिर आगे बढ़ोगे तो आपका ये रिलेशन सही है, NEA-BT। ठीक है, ओके, अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं बेटा जी। बच्चे ने सही किया है, ठीक। कैपेसिटर, आप कैपेसिटेंस 20 माइक्रोफेरेड, इस चार्ज पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया, कैलकुलेट, अच्छा कितना उसकी कैपेसिटी है, Q इक्वल टू क्या होता है, C/V होता है, ठीक है ना, और C कितना दिया आपका है, 20 पिकोफेरेड। तो ठीक है, इसमें क्या है कि, तो ठीक है बेटा जी, आप देखो यहाँ मिस्टेक कर दिए हो, यहाँ पर जो C होगा, आपको पता है कि पिको फेरेड है, तो आपको कितना आएगा, ये फेरेड आएगा, तो Q इक्वल टू क्या आएगा तुम्हारा, बोलो जी, 20 इंटू, ये आपका पिको फेरेड है बेटा जी, क्वेश्चन खोलने दो आपका, हाँ सॉरी ठीक किया, माइक्रो फेरेड है, सही किया बच्चे ने, यहाँ पर आपका माइक्रो फेरेड, ठीक है, तो आप 10⁻⁻6 आएगा, ये आपका आएगा, ये ठीक है, तो बच्चे ने सही किया है, कन्वर्ट करके आपको वोल्ट से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया तुम्हारा, Q आ गया, और एनर्जी क्या होती है, 1/2 CV² होती है, CV दिया आपको, V भी दिया है, वो भी निकाल सकते, 1/2 Q/V भी होती है, ठीक है, Q/V करके आप निकालोगे, आंसर सही होगा। ठीक है, रेक्टिफायर भी सही लिखा है, इसने भी यहाँ सही लिखा है, नो प्रॉब्लम, डायग्राम बिल्कुल इसने, हाँ यहाँ पर आप डायग्राम में दिखाओगे, जो आपने इनपुट दिया है वोल्टेज, आप इसे दिखाओगे इस तरीके से, यहाँ पर ये आप दोगे इस तरीके से, इनपुट आपका इधर वोल्टेज है, इधर आपकी क्या है, इधर टाइम है, आपने इनपुट दिया इधर, ठीक है, ये प्राइमरी कॉइल, ये क्या आपका सेकेंडरी कॉइल है, और यहाँ पर आप प्रॉपर सेंटर टाइपिंग करोगे डायग्राम बनाकर कि यहाँ भले लिया आपने, ठीक है, यहाँ आपने आउटपुट लिया है, और आउटपुट पर क्या होगा, जो करंट आपको मिलेगी वो आपको पता है कि दोनों ही साइकिल आपको यहाँ मिलेगी, ये आउटपुट पे डायग्राम, आप इधर T आएगा, उधर क्या आपका वोल्टेज होगा, आउटपुट वोल्टेज होगा, ठीक है ना, आपको पॉइंट आउट करना का प्रॉपर तरीके से, यहाँ आपने दिखाया है, नो प्रॉब्लम, बट ये है कि आपको इस तरीके से पॉइंट आउट करना होगा। ठीक है बेटा जी, तो ये आपका सही है। अच्छा, इसकी वर्किंग भी करना होगा ना आपको, क्योंकि आपसे पूछा क्या है, व्हाट इज ड्रा द सर्किट डायग्राम ऑफ फुल वेव। ठीक है, सर्किट डायग्राम आपने ड्रा किया, राइट, गुड, तो आपको नंबर, अच्छा यहाँ पर आ गया टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है ना, इसकी कंडीशन 2 होती है। तो पहली कंडीशन क्या है, बच्चे ने क्या लिखा, टोटल द फेनोमेना विच लाइट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, ठीक है, टोटल इंटरनल, ठीक है, साइनिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन टेस्ट ट्यूब वाटर, एम्पटी द टेस्ट ट्यूब डिप इन द वाटर, ठीक है ना, सेपरेटिंग, आप लिखे क्या हो समझ यार, आप थोड़ा सा साफ लिखो, आपने साफ इधर नहीं लिखा है, ठीक है ना,
इसके बाद आपको कंडीशन 2 लिखनी पड़ेगी। एक कंडीशन ये है कि आपने जो पहली कंडीशन लिखी है वो बिल्कुल सही है, और साथ में दूसरा लिखना होगा कि जब इंसिडेंस एंगल क्रिटिकल एंगल से क्या होगा, ज़्यादा होगा, तब TIR होगा। तो 2 कंडीशन आपको लिखनी होगी। पहली तो आपने लिख दिया सही, दूसरा क्या है, दूसरा क्या लिखोगे कि इंसिडेंस एंगल ग्रेटर देन क्या होगा तुम्हारा ये क्रिटिकल एंगल, ठीक है, दूसरी तब जाकर के आपका TIR होगा। तो यहाँ लिखा है कि व्हाट आर द फिनोमेना ऑफ टोटल इंटर रिफ्लेक्शन, गिव द कंडीशन ऑफ इट्स अकरेंस। कंडीशन आपको आप डिफाइन करोगे कि भाई टोटल इंटर रिफ्लेक्शन क्या है, कि लाइट जिस मीडियम से गई है उसी मीडियम में क्या है, रिफ्लेक्ट को पूरा का पूरा वापस आ जाए, तो उसे बोलेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। 2 कंडीशन आपको देनी थी, फर्स्ट आपका जो आपने दिया हुआ है और दूसरा आप यहाँ पॉइंट आउट करोगे, ठीक है बेटा जी। तो ये आपने इस चीज़ को आप ध्यान रखना। अब अगला क्वेश्चन आपका देखो क्या है, मास डिफेक्ट पे बच्चे ने किया है, ठीक किया है। क्या है, इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ मासेस ऑफ न्यूक्लियॉन्स एंड मास ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है ना। हाँ ठीक है, आपको ZMP दिया आपने, ठीक है बेटा, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। तो आपने बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आपने पॉइंट आउट किया, ठीक है बेटा जी, टोटल बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है। तो आप इसलिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आपको डिफाइन करना होगा। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ही स्टेबिलिटी को डिफाइन करता है, ठीक है बेटा जी। तो ये पॉइंट आउट कर दिया आपने। अब आपका क्या आ जाता है, टोटल क्या हो गया तुम्हारा, डिफाइन द मास डिफेक्ट हो गया, डिफरेंस बिटवीन द P टाइप और N टाइप सेमीकंडक्टर। तो P टाइप में बच्चे ने लिखा है, ठीक है, ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी यहाँ आ गई, यहाँ पर पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी आ गई, ये भी सही है, ठीक है ना। एक्सेप्टर ये भी सही लिखा है बच्चे ने, ठीक है ना। N टाइप से डिफरेंस आपने ठीक लिखा है। आप लोगों को डिफरेंस भी 4-4 पॉइंट 5-5 पॉइंट दोगे, पूरा का पूरा नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है बेटा जी। अब यहाँ पर देखो क्या है कि ओम्स लॉ क्या है, और साथ में क्या है डिफाइन करना आपको है जे। हाँ, ये बच्चे ने बिल्कुल सही आंसर दिया हुआ है, ठीक है ना। V=IR आपका ओम्स लॉ है, रिलेशन दिखाया उसने इलेक्ट्रॉन को लेकर के। इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी यहाँ पे है, जे क्या आपकी है, जे इज़ द करंट डेंसिटी। तो यही इसको बोलते हैं माइक्रोस्कोप फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। कभी कभी ऐसे भी आता है कि व्हाट इज़ द माइक्रोस्कोप फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, तो आप इसको पॉइंट आउट करोगे, ठीक है बेटा जी। इस बच्चे ने डेरिवेशन सही दिया, आप लोग को भी ऐसे देना पड़ेगा पूरा 3 नंबर में, ठीक है बेटा जी। तो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अच्छा, लेंज लॉ क्या है उसको डिफाइन करना है, ठीक है बेटा। बच्चे ने लिखा है कि लेंज लॉ क्या है, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस EMF इज सच दैट इट ऑलवेज टेंड्स टू अपोज द कॉज दैट प्रोड्यूस इट, ठीक है, डेफिनेशन नो प्रॉब्लम। लेंज लॉ कंजर्वेशन दिखाना है तो आपको डायग्राम भी बनाना पड़ेगा, डायग्राम बना के तभी इस चीज़ को लिखोगे। मैकेनिकल वर्क क्या होता है इसमें, कंजर्व होता है, ठीक है बेटा जी। तो डायग्राम आपने थ्योरी आपने लिखी, लेकिन डायग्राम आपने पॉइंट आउट नहीं किया, डायग्राम आपको बना देना होगा, ठीक है। बिना डायग्राम के आपको डायग्राम आप बनाते हो तो नंबर आपको वो देता है, ठीक है बेटा जी। देखो ये आपने क्या किया, आपने कहा सर यहाँ पर क्या हमारे पास एक लगा दिया, हमने गैल्वेनोमीटर लगा दिया यहाँ पर, अब बैटरी कहीं लगी नहीं है, बोल बच्चा जी। इसके बाद क्या है, यहाँ से हमने क्या किया, ये आपका साउथ पोल, ये क्या आपका नॉर्थ पोल, हमने इसको यहाँ से ड्रॉप किया। जब ये मैग्नेट आएगा नीचे की तरफ तो इसमें क्या होगा, डिफ्लेक्शन होगा, ठीक है ना। तो जो ये मैकेनिकल एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट होगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी, ठीक है ना। अगर इसमें मूवमेंट आएगा, यहाँ इसको मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड करोगे, अगर इसमें मैकेनिकल एनर्जी होगी तो वो कहाँ आएगी, यहाँ पर वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। वैसे दूसरा डायग्राम यहाँ बना देना, ऐसे डायग्राम यहाँ बना दो दूसरा, ये आपका, और इसी मैग्नेट को क्या करो आप, इधर आपने कहा साउथ पोल, इधर क्या आपका नॉर्थ पोल, इसको मूव कराओगे, डिफ्लेक्शन आपका अपोजिट होगा। इसमें डिफ्लेक्शन क्या होगा तुम्हारा, अगर इसको इसकी तरफ लेके आओगे तो क्लॉकवाइज हो जाएगा, और इसको दूर ले जाओगे इसमें क्या आ जाएगा तुम्हारा डिफ्लेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगा। और आप बताओगे इसको मूव कराने पे ही यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट आएगी, मतलब मैकेनिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है बेटा जी। डायग्राम भी आपको शो करना होगा तभी नंबर आपको मिलेगा, ठीक है ना। थियरी आपने ठीक लिखी है बट डायग्राम आपने बिल्कुल पॉइंट आउट नहीं किया है। इधर तो मैंने सब सेक्शन भी तो मैंने कंप्लीट है कर लिया आपका, अब सेक्शन सी भी हो गया आपका। अब डी पर पॉइंट आउट कर लेते हैं हम लोग। बच्चे ने डिफाइन किया व्हाट इज द गॉसेस लॉ, इलेक्ट्रिक, अच्छा गॉसेस लॉ को डिफाइन करने के लिए बच्चा बस इतना ही लिखता है, जबकि मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इतने से काम नहीं चलेगा बेटा जी। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि प्रॉपर आप जो आपका ट्रेडिशनल मेथड है जो फ्लक्स के कैलकुलेशन का, वो इंटीग्रेशन मेथड है कि क्लोज्ड इंटीग्रल
ई डॉट डी एस, इसको मैंने बताया ई डॉट डी एस, ये पहले आपने इंटीग्रेट करके आप क्या निकाले थे, किसी सरफेस पर आपने ई और डी एस को इंटीग्रेट करके आपने टोटल फ्लक्स निकाला था आपने, ठीक है बेटा जी। तो गॉस ने क्या किया, इसी को सिंप्लीफाई कर दिया। उसने कहा ऐसा करेगा, अगर हमारे पास कोई क्लोज सरफेस है तो उसमें कितना चार्ज इनक्लोज्ड है उसको देखो, तो क्यू एनक्लोज्ड, ये सही लिखा। अब इसको लिखोगे यहाँ पर, समेशन जो लिखते हो ना यहाँ पर ऐसे लिखते हो, ठीक है। सम ऑफ ऑल चार्जेस क्यू, यहाँ पर क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉन, ये पूरा का पूरा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, ध्यान देना इस पर, इसमें गलती नहीं होनी पाई बेटा। दिक्कत करोगे यहाँ पे, क्योंकि मेन पॉइंट में आप लोग मिस्टेक कर देते तो वहाँ पूरा नंबर कट जाता है, तो वो आपके लिए बड़ी प्रॉब्लम की बात होती है। तो ये आपको पॉइंट आउट करना है। ये आपका स्टेटमेंट है, बच्चे ने यहाँ सही लिखा है, ये भी बच्चे ने सही किया है। और यहाँ पर क्या है, लाइन चार्ज के लिए दिया गया है, ठीक है ना। तो अगर आपको लाइन चार्ज के लिए दिया गया है तो आपको एक बात का ध्यान देना होगा कि इस पर 3 सरफेसेस होते हैं। बच्चे ने एक पर बनाया, इधर बनाया आपका क्या बनाया, इधर डीएस बनाया, नो प्रॉब्लम, ठीक है, आपने डीएस बनाया। और इधर ही क्या आप बना दोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड बना दोगे, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रिक फील्ड बना दिया, एक सरफेस बनाया, दूसरे सरफेस बनाया ही नहीं आपका, ये दूसरा सरफेस आपका यहाँ पर ये है। इधर क्या है, इधर आपका एरिया वेक्टर आपका डीएस है, इधर क्या आएगा आपका ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई आएगा, ठीक है बेटा जी। वही कंडीशन यहाँ बनाओगे सर, यहाँ पर क्या होगा सरफेस, यहाँ पर सरफेस आपका डीएस होगा, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी तुम्हारी ई होगी। और फ्लक्स कौन से सरफेस से लिंक होगा, सिर्फ लेटरल सरफेस से लिंक होगा। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर और डीएस के साथ क्या एंगल बन रहा है, यहाँ पर थीटा क्या बन रहा है तुम्हारा 0 बन रहा है, तो यहाँ पर फ्लक्स लिंक होगा। यहाँ पर थीटा तुम्हारा 90 डिग्री हो रहा है, तो फ्लक्स यहाँ पर लिंक नहीं होगा। डायग्राम में ये सब तीनों चीज़ दिखानी पड़ेगी, याद रखना आपको, ठीक है ना। इसके बाद आपने क्यू इनक्लोज किया, ठीक है, ये भी ठीक किया है ना। आपने एक सरफेस को लेकर कर दिया, लेकिन आपको तीनों दिखाना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए सरफेस 1 आपका है, देखो कैसे आपने कहा सर हमारे पास क्या है, क्लोज्ड इंटीग्रल, सॉरी मैं थोड़ा सा ब्लैक कलर ले रहा हूँ। आप कहोगे सर क्लोज्ड इंटीग्रल ई डॉट डी एस, है ना, पूरे क्लोज सरफेस एस लिया आपने, कंप्लीट सरफेस लिया आपने, और फिर आपने कहा क्यू अपॉन क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट, ठीक है बेटा जी। ऐसी बात आपने बोल दी, ठीक है। इसके बाद फिर क्या होगा, देखो ध्यान से, अब इसको आगे बढ़ाते हैं। तो आपको को पता है इस जो एस पूरा का पूरा सरफेस 3 पार्ट में टूटा हुआ है, तो ये आपको होगा सर ई, कलर लेता हूँ, कलर इतना बढ़िया नहीं दिख रहा है इसीलिए मैं कलर लेता हूँ दूसरा। क्या होगा तुम्हारा ई, हाँ ई सही है आपका, क्या होगा अलग अलग करिए, ई इंटू डी एस, पहला आपका S1 प्लस ई इंटू डी एस, ये आपका S2, अब प्लस क्या होगा ई इंटू डी एस, और प्लस ये आपका S3, अब जाके होगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, पूरा पूरा दिखाना पड़ेगा, ठीक है ना बेटा जी। अब आपने क्या माना है, देखो आपने S1 S2 S3 मान लिया आपने, है कि बेटा जी। अगर आपने इसको माना है कि सर S1 है ये, है ना, और इसको माना आपने कि S2 आपका है ये क्या माना आपने, बोलो S3 आपका है। तो S1 और S2 से कोई फ्लक्स लिंक नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या बन जाएगा एंगल। तो यहाँ अगर चाहो तो यहाँ दिखा दो इस तरीके से, सर ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, पहला है ना आपका ना ई डॉट डी एस कॉस 90 बन जाएगा, ई डॉट डी एस प्लस यहाँ के दूसरे में क्या होगा, ई डॉट डी एस कॉस 0 बनेगा, क्योंकि दूसरे से क्या बन रहा है, देखो यहाँ पर दूसरे वाले से 0 बन रहा है, तो कॉस 0 आ जाएगा, और प्लस ई डॉट डी एस कॉस 90 इज इक्वल टू क्यू अपॉन क्या बन जाएगा, एप्सिलॉन नॉट बन जाएगा। तो आपको 90 वाला कट जाएगा। अब जा करके यहाँ से स्टार्ट होगा जो तुमने बनाया, यहाँ से ये वाला जो स्टार्टिंग होगी। इसके बाद क्या होगा तुम्हारा, देखो ई डॉट डी एस हो गया, ई को आपने क्या करोगे बाहर निकालो, कॉस 0 आपका 1 हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा ई डॉट ई डी एस इज इक्वल टू क्या होगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, है ना। और ये S2 वाले पे आया हुआ है, ठीक है। इसको आपने बाहर निकाला, पूरा का पूरा डी एस लोगे ना, तो कितना आएगा, लैम्डा एल अपॉन क्या हो जाएगा तुम्हारा, एप्सिलॉन नॉट। टोटल चार्ज कितना होगा, लैम्डा एन, लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसके बाद फिर आगे बढ़ाओगे, चेंज करोगे, ये क्या आएगा, 2k लैम्डा अपॉन आर, ठीक है ना। ये आपका सही होगा तुम जाकर के। तो ये चीज़ आपको पॉइंट आउट करनी होगी, अदरवाइज फिर आपको फिर गलत हो जाएगा, फिर आप दिक्कत में आ जाओगे, ठीक है ना। और डायग्राम को बनाते वक्त आप ध्यान देना, क्योंकि अच्छा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बार बार रिपीटेड है क्वेश्चन ये, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर, ठीक है, यू डिटेक्ट द मेजरमेंट स्मॉल, ये भी सही, बिल्कुल सही लिखा बच्चे ने।
यहाँ डायग्राम इसने बहुत अच्छा बनाया है, ठीक है। रेडियल वाला थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा, ये जो रेडियल कंपोनेंट आप बनाते हो, वहाँ पर रेडियल फील्ड बनाते हो, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा इसके बारे में, है ना, कि बिल्कुल परपेंडिकुलर आके गिरती है इस पर, ठीक है बेटा जी। ये डायग्राम सही है, ये भी आपने सही लिखा है IBN ने, ठीक है ना, यहाँ भी बच्चे ने सही लिखा है, ठीक है बेटा जी। तो आप यहाँ पर गैल्वेनोमीटर के बारे में इसने जानकारी दी है, बिल्कुल सही डायग्राम बनाया, आप लोग पॉइंट आउट पॉइंट देख लेना, ठीक है बेटा जी। अच्छा, अब आता है लास्ट में आपका है लेंस मेकर, फार्मूले पे बार बार चर्चा होती है, ठीक है। डायग्राम बिल्कुल सही दिया है, क्योंकि इंसिडेंट लाइट दिखाया है इसने, लाइट कहाँ से गई है, इसका μ1 इसका μ2 दिया है, ये पॉइंट आउट किया, ठीक है। μ1 माइनस μ2 भी ठीक है, ठीक। तो रिलेशन बाद में आपने 1 ये भी सही निकाला, बिल्कुल ठीक है ना। तो आप डायग्राम बिल्कुल सही बनाया है इसने, आप भी डायग्राम बनाओ, जब भी इंसिडेंट रे दिखाना आपको है तो पक्का आपको दिखाना पड़ेगा, ठीक है ना। यू दिखाया आपने, वी दिखाया, चाहो तो आप नॉर्मल भी पॉइंट आउट कर सकते हो, ठीक है ना। लेकिन ठीक है, अगर आपने इस तरीके से पॉइंट आउट किया है तो उसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, ठीक है ना। इस पर आपको नंबर मिल जाएगा। साइन पूरा इसने देखो साइन कन्वेंशन लिखा है, ये भी सही है इसका है, ठीक है बेटा जी। तो इस तरीके से आपका जो है कि सारे जितने भी प्रॉब्लम थे 1 बाय 1 हम लोगों ने डिस्कस किया। जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं उसमें ज़्यादा मैंने टाइम लगाया, क्योंकि वहाँ पर बच्चे कन्फ्यूज करते हैं, बड़े बड़े क्वेश्चन को आप समझ जाते हैं, ठीक है बेटा जी। ओके, थैंक यू।